सोनम वांगचुक नाम सबने सुना होगा। ये लद्दाख में अपना कुछ काम करते रहते हैं। सबके सामने है क्या काम करते हैं। इनका एफसीआर है, फॉरेन से जो क्लियरेंस आती है, फॉरेन से जो पैसा आता है, फंडिंग आती है, उस पर अब नजर पड़ी है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है। सीबीआई भी उसमें घुसी है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। फॉरेन फंडिंग कहाँ से आती है, कैसे आती है, और ये भी कि ये पाकिस्तान इन्होंने विजिट क्यों किया, इस पर भी नजर रखी जा रही है। ये इनका एक लैंड अलॉटमेंट था, वो भी कैंसिल कर दिया गया था, वो अगस्त में किया गया। साथ में इनकी जो अपनी एनजीओ है, उसके लिए उसका एफसीआर क्लियरेंस भी खत्म है। इस ये कौन करा रहा है और कैसे करा रहा है, देश के खिलाफ कहां से पैसा आ रहा है और कौन दे रहा है ये पैसा, इस पर भी बात करेंगे। साथ में पाकिस्तान और चाइना को कितना बड़ा झटका है, जो कि यहाँ पर शायद डीप स्टेट पर पैसा खर्च कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ गिरधर ममीडी जी, जो कि खुद अभी कुछ दिन पहले ही लद्दाख से लौटे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज तो लद्दाख विजिट आपकी कैसी रही। दूसरी चीज कि सोनम वांगचुक वहां पर आपको दिखा कि इंडिया के खिलाफ डीप स्टेट कुछ काम कर रहा था। रोहित जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जी। जब मैं लद्दाख गया था उस समय सोनम वांगचुक का ये हंगर स्ट्राइक चल रहा था, मगर वहां लोगों में इसके बारे में मतलब कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इसके ऊपर रिएक्शन टिप्पणी कुछ नहीं था। अपनी जिंदगी वो लोग गुजार रहे थे। और यहां तक ये हुआ, एक हफ्ते पहले वहां लद्दाख मैराथन हुआ, ले मैराथन हुआ। मैराथन जो है नॉर्मली हमारी शहरों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहाँ तो प्लेन्स है ना, आसानी से आप भाग सकते हो। मगर वहां इतना ऊंचाई पे आपको 2 दिन 3 दिन एक्लेमेटाइज होने में लगता है, आपको ऑक्सीजन की कमी रहती है उधर। तो उस जगह पे मैराथन दौड़ना छोटी बात नहीं है, इसीलिए पूरे देश से और दुनिया से भी लोग हैं। ये डेमचोक है, ये डेमचोक भारत की पहला गांव है, और क्या कहते हैं उसको, लास्ट गांव बोलिए या पहला गांव बोलिए। जो मैं खड़ा हूं, आई लव डेमचोक बोर्ड, उसके पीछे आप जो देख रहे हो 2 टावर्स हैं, वो चाइना के कब्जे में है। हाँ, ये दोनों चाइना के कब्जे में है। तो मतलब मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खड़ा हूं मैं। तो ये गांव आधा चाइना ने कब्जा कर लिया, बाकी आधा हमारी हिस्से में है, और यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत साल से कोशिश कर रहा था, नहीं जा पाया। अच्छा, ये फोटोग्राफ आपने जो दिखा रहे हो, मैं ये दो अलग है। वो दूसरा फोटो दिखाइए, 1 मिनट। ये रहा, ये वाला, या नहीं, दूसरा आपके वाला सारे फोटो। अभी दूसरा फोटो, वो गांव का फोटो है ना, था ना? हाँ, गांव का फोटो। इसके बाद का फोटो, ये गांव जो नीचे गांव है पहाड़ के नीचे, उसमें आप चाइनीज फ्लैग भी देख सकते हो, चाइनीज झंडा भी देख सकते हो आप। ये गांव में एक भी बंदा नहीं रहता है, खाली है पूरा गांव। चौक वासियों को ओपन खुले ऑफर चाइना ने दिया है। आप एक छोटा सा नाला जाता है उधर, वो नाला पार करके आप इसमें आ जाओ, ये घर पूरा आपके लिए फ्री है। मान लीजिए कि डेमचोक के लोग वहां चले जाते हैं, वो चाइनीज बन जाते हैं, 25 किलोमीटर भारत की सरहद जो है अंदर तक आ जाती है, पूरा चाइना के कब्जे में चला जाता है। मगर डेमचोक के लोग चाइनीज बनने से अपने टूटे फूटे घरों में रहना ही पसंद किया, नहीं गया। ये पूरे घर ऐसे पड़े हैं, ये चाइनीज साइड है। ये जो फोटोग्राफ आप दिखा रहे हो, ये पाकिस्तान पीओजेके के बॉर्डर में है। ये झंडे के पीछे जितने भी पहाड़ है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। वो नीचे एक गांव है, उसका नाम है फरदो। वो पाकिस्तान साइड में पहला गांव है। जहां मैं खड़ा हूं वो थंग एक गांव है। ये हमारी साइड से पहला गांव होगी। यहां से 5 गांव हमने 1971 युद्ध में हमने वापस ले लिया पाकिस्तान से। मतलब 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान के कब्जे में था ये पूरे गांव, तो हमने 71 में वापस ले लिया। चलुंके, त्याक्षी, टुरटुक, पचतंग, थंग, 5 गांव हमने वापस लिया। थंग आखिरी गांव है
ये जो फ्लैग है ना, वो उस पहाड़ के ऊपर पाकिस्तान का ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, वो देख सकता है। तो ये हमने दोनों बॉर्डर्स पे गया, वहां हमने पूजा पाठ किया है हमारी सेना की रक्षा के लिए, हमारी जीत के लिए। और यहाँ करेक्ट ये जो पूजा का फोटो भी है, मैंने शेयर किया आपको। वहां बैठ के पाकिस्तानी पोस्ट को देखते हुए मैंने पूजा किया था। तो वहां इतना शांति से चल रही है, वहां पूरे बाल्टी लोग हैं, बाल्टी भाषा बोलते हैं उस जगह पे, मगर सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था की है उधर। पार्किंग लॉट है, लोकल्स आके वहां बेचते हैं, उनके अपने अपने जो भी वहां उनके खेतों में जो आता है वो सब वहां बेचते हैं। बहुत अच्छे कुदरती बेरी फ्रूट जूसेस ये सब बिकता है उधर। बहुत माहौल बहुत इतना शांतिपूर्ण है। तो बहुत वहां लाखों में पर्यटक वहां आ रहे हैं उधर, स्पेशली बाइकर्स, हजारों के तादाद में वो लोग आ रहे हैं। वहां बाइकिंग एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, स्पेशली नुब्रा वैली हो या ये बड़े बड़े चट्टानों पे जो सड़कें बनी हैं, तो हमारी जो पासेस बोलते हैं ना, वो पासेस पार करने के लिए, वहां जाने के लिए लोग आते हैं, हजारों में आते हैं। तो इतना मतलब अच्छा माहौल है। सोनम वांगचुक को कोई भाव नहीं दे रहे थे, कोई मतलब वो हंगर स्ट्राइक कर रहा था 14-15 दिन से, तो उसको कोई केयर नहीं किया। तो इसीलिए वो ये समझ ये डिसाइड कर लिया कि हमें कोई भाव नहीं दे रहा है तो हम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो और कांग्रेस दोनों मिलके ये षड्यंत्र रचा। फिर आपके सामने है जो हुआ है। उसके कमिश्नर ऑफिस को जला दिया, फिर बीजेपी ऑफिस को जला दिया, सीआरपीएफ की गाड़ियों को जला दिया, सीआरपीएफ पर्सनल को भी मारने का कोशिश हुआ है। ऑब्वियसली सीआरपीएफ तो चुप नहीं बैठेगी, वो तो रिटेलिएट करेगी, फायरिंग पहला हवा में फायर करेगी। ये लोग नहीं सुनेंगे तो फिर ऑब्वियसली उनको फायर करेंगे। ये एक पैटर्न आपको दिख रहा है, जैसे बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, अभी उत्तराखंड में भी शुरू हो रहा है, तो फिर लद्दाख में जेन-जी के नाम पे ये लोग चला रहे हैं। भाई जेन-जी का क्या प्रॉब्लम है, जेन-जी का क्या लेना देना इसमें? अब देखिए बांग्लादेश में उनका मांग क्या था, रिजर्वेशन को घटाने का, इतना ही मांग था उसको। रिजर्वेशन घटेंगे तो उनको नौकरियां मिलेंगे, यही उनका मांग था। हसीना को निकालना उसका मांग नहीं था। मगर जब पुलिस एक्शन हुआ तो ये लोग ये इन बच्चों को सामने रख के पीछे से कोई ना कोई और शक्ति आके खड़ा हो गया, वो लोग पूरा नैरेटिव चला गया। सेम नेपाल में भी वही हुआ। बच्चों को क्या चाहिए था, उनको ये पूरे जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब उनको चाहिए था, वो ब्लॉक कर दिया था सरकार ने। तो वो रिलीज करना था, उतना ही उनका मांग था। रात जब सरकार ने उसको रिलीज कर दिया, अगले दिन मुद्दा क्या रहा, कुछ मुद्दा नहीं था। फिर भी इनके नाम पे पीछे से बहुत से शक्तियां वहां काम किया और सरकार को वहां से निकाल फेंक दिया। सेम टूल किट लद्दाख में भी इस्तेमाल करने का कोशिश हुआ है। ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अब आपने इंट्रोडक्शन में आपने बोला था कि इनके एफसीआरए सर्टिफिकेट छीना गया, सरकार ने उसको रद्द कर दिया, क्योंकि इनको फंडिंग मिल रहा था फोर्ड फाउंडेशन से। फोर्ड फाउंडेशन, ओमडीआर ग्रुप, जॉर्ज सोरोस ग्रुप, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड ग्रुप, ये सब जो है दे आर ऑल पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। तो डीप स्टेट का एजेंडा ये लोग चला रहे थे। सोनम वांगचुक जो भी वहां तरक्की की बात सरकार करती है उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो गए। अब देखिए वहां क्या है, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, एनवायरमेंटली परफेक्ट है, टूरिज्म है, टूरिज्म से ही उनका पूरा गुजारा होता है, और कुछ नहीं है उधर। वो उगता भी नहीं है उधर, इतना ऊंचाई में। हाँ, ऑक्सीजन नहीं है, आप कुछ खेती करने के लिए भी कुछ भी नहीं है उधर, ना खेती हो सकती है ना इंडस्ट्री हो सकती है। तो फिर भी ये एनवायरमेंटल के नाते क्या बकवास कर रहा है सोनम वांगचुक। हाल ही में वो अब जैसे आपने जिक्र किया है पाकिस्तान जाके आया है। भाई पाकिस्तान में जाके आप एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस क्या अटेंड करोगे? पाकिस्तान अपना खुद का एनवायरमेंट बेड़ा पार कर दिया, उसका खराब कर दिया। वो मतलब पाकिस्तान तो खत्म ही हो गया। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजेके ये सब इलाकों में पूरे उनके जितने भी जंगल थे वो सब काट दिए।
आप सैटेलाइट इमेज भी देख सकते हो। पाकिस्तान के कब्जे वाली इलाकों में पूरे फॉरेस्टेशन हो गया, एनवायरमेंट को कुछ नहीं छोड़ा है। इसीलिए वहां बाढ़, हर साल बाढ़ आती है। क्यों? उसको पानी को रोकने वाली कोई जंगल नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब काट के बडेरे लोग, ये पंजाबी लोग मौज मस्ती में सब लूट लिया। तो वहां जाके सोनम वांगचुक क्या कर रहा है? सोनम वांगचुक वहां क्यों गया? आजकल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है देश में, फिर भी ये बंदा क्यों गया? तो आप समझ सकते हो इसके पीछे क्या सोच है। तो ये जैसे अरविंद केजरीवाल था ना, वैसे ही एक गांधी बन के हंगर स्ट्राइक कर रहा था बैठ के, मगर पीछे से इनके बंदे जाके ले टाउन में, ले आउटस्कर्ट्स में क्या आतंक मचा लिया, आपने देखा है। तो दिखने में ये शांति रूप अपनाते हैं, मगर इनके पीछे इनके सपोर्टर जितने भी है वो पूरे वायलेंट लोग हैं। वो पूरा फंडिंग ये डीप स्टेट से आता है। तो ये एजेंडा इनका चल रहा है। अब देखिए वहां सरकार रेलवे लाइन बिछाने का सोच रही है। शिमला से ले एक रेलवे ट्रैक का प्रपोजल है। अभी दुनिया का सबसे ऊंचाई चट्टानों के ऊपर से गुजरते हुए ये रेलवे ट्रैक जाना पड़ेगा। अब रोहतांग पास पास पार करते हुए जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि दो चीज, एक मोदी सरकार का डिसीजन है कि हमारी हर स्टेट रेलवे से जुड़ना चाहिए। लेटेस्ट मिजोरम को जोड़ दिया, अभी लद्दाख बचा है, लद्दाख को भी जोड़ना है। एक दूसरा, चाइना से कुछ जंग होती है, कुछ पंगा होता है, तो आपकी ट्रूप्स और आपकी इक्विपमेंट, आपकी सामग्री लेके जाने के लिए आपको रेलवे ट्रैक्स बहुत जरूरी है। तो इसके लिए वो भी हमारी स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो रोड शिमला से अभी ले जाता है ना, वो वैसे तो LAC से तो दूर है, 150-200 किलोमीटर दूर है, मगर उनके मिसाइल्स फायर करके उसको तोड़ दिया तो फिर आप फंस जाओगे। आपको अल्टरनेट रूट चाहिए, इसलिए सरकार वहां अल्टरनेट रूट्स बना रही है। पदम नीमू का एक अलग से रास्ता बना है चाइनीज मिसाइल्स के बहुत दूर। सिमिलरली रेलवे ट्रैक बन रही है। तो ये सब चीज सोनम वांगचुक अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है भाई? ये अपोज करेगा तो इसका लाभ किसको मिलेगा, ये समझना चाहिए। वहां अमेरिकन इंटरेस्ट भी है, चाइनीज इंटरेस्ट भी है। चाइनीज ने क्या किया है, वहां लद्दाख का बुद्धिज्म जो है वो तिब्बतन बुद्धिज्म से अलग है। तिब्बत जो फॉलो करता है वो नालंदा बुद्धिज्म है, और लद्दाख जो फॉलो करता है वो आचार्य नागार्जुना, जो हमारी स्टेट से आंध्रा से गए हैं, उनके फॉलोअर लद्दाख में। दोनों में फर्क है, डिफरेंसेस हैं। ये थोड़ा तिब्बतन बुद्धिज्म नालंदा और बॉन बुद्धिज्म, बॉन रिलीजन दोनों मिक्स होके वो चलता है। 20 साल पहले जब मैं लद्दाख गया था, वहां जितने भी गोम्पास थे, जितने भी मोनेस्ट्रीज थे, वहां अपने अपने गुरुओं का फोटो लगता था। आजकल आप जाके देखोगे वहां दलाई लामा का फोटो लग रहा है। भाई दलाई लामा तो शांति का अलग बात है, मगर दलाई लामा खुद बोला है कि मैं चाइनीज हूं। दलाई लामा कभी भी आजादी नहीं मांगा है, वो क्लियरली बोला कि मैं चाइनीज हूं, मैं चाइना में रहना चाहता हूं, चाइनीज सिटीजन बन के रहना चाहता हूं, मगर हमारी पूजा पद्धति में कोई बाधा ना आए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, यही उनका मांग है। तो अब ये दलाई लामा गुजर जाने के बाद चाइना एक और दलाई लामा को अपॉइंट करने जा रही है। जहां जहां दलाई लामा को पूछते हैं वो सब हमारी है, ये मांग चाइना करने जा रही है। मतलब लद्दाख में जितने भी गोम्पाओं में अभी दलाई लामा का फोटो लग रहा है, चाइना उस सबको क्लेम करेगी। ये दलाई लामा जी गुजर जाने के बाद वो क्लेम करेंगे। तो ये दो तरफा चाइना और अमेरिका दोनों का दखल लद्दाख में है। और तीसरा एंगल ईरान का दखल है। कारगिल पूरा शिया है, कारगिल एरिया में पूरा शिया। आप कहीं भी जाइए, मस्जिद में जाइए, सड़कों में देखिए, खमेनी के पिक्चर्स दिखेंगे आपको, खमेनी और खमेनी का फोटो दिखेंगे। तो उनका सोच वही है। तो उनका पूरा ऑर्डर्स तेहरान से आते हैं। अब देखिए सोनम वांगचुक क्या डिमांड है, शेड्यूल 6 चाहिए उनको। शेड्यूल 6 के चलते हुए नॉर्थ ईस्ट में जितने भी शेड्यूल 6
का लाभ उठाते हैं, वो सब एक 20, 25, 30 साल के अंदर अंदर पूरा क्रिश्चियनाइज हो गया, कन्वर्ट हो गया पूरा। ये ब्रिटिश ने जानबूझकर उनको शेड्यूल 6 लगा के बाकी देश से उसको तोड़ दिया था, रिश्ता तोड़ दिया था। अब लद्दाख को भी वही होगा, लद्दाख भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब शेड्यूल किसको अप्लीकेबल है? ट्राइबल्स को। आप लद्दाखी बुद्धिस्ट को ट्राइबल नहीं बोल सकते हो। इनका 2-2.5 हजार साल का इतिहास है लद्दाख में। और यहां तक रशियन ऑथर्स कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट लद्दाख आया था, वहां बुद्धिज्म सीख के फिर जाके वो जो किया। तो आलची मोनेस्ट्री एक है, कारगिल से लद्दाख, लेह से कारगिल जाने के रास्ते में पड़ता है आलची मोनेस्ट्री। वो उन लोगों का मानना है कि जीसस क्राइस्ट वहां आया है। तो ये ट्राइबल्स थोड़ी है, इतने बड़ी संस्कृति है, तो वो ट्राइबल्स के नाते में वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते। दूसरा 45% मुस्लिम्स है, उनको आप ट्राइबल कैसे कहोगे? उनको ट्राइबल की दर्जा कैसे दे पाए? तो ये षड्यंत्र चल रहा है। मान लीजिए कि आप शेड्यूल 6 देंगे तो कारगिल एरिया जो है वो शरिया लॉ नाफिज होगा उधर, बाकी भारत का संविधान वहां नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल 6 के चलते वो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये षड्यंत्र चल रहा है। तो अमेरिका ने तय कर लिया कि भारत को और टुकड़े करना है और चाइना के नीचे पूरे अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना है। लद्दाख हो, भूटान हो, नेपाल हो, यहाँ पूरा अपना वर्चस्व बनाने का कोशिश अमेरिका कर रही है। और फिर नागालैंड से लेके सिटवे, अराकन प्रोविंस, म्यांमार तक वो एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है। तो आपको पूरे चारों तरफ घेरने का कोशिश अमेरिका कर रही है, और चाइना भी आपको कब्जा करने का वो भी कोशिश कर रही है। तो है उधर आबादी 3-3.5 लाख से ज्यादा नहीं है, 1.5 लाख या 2 लाख से कम उनका वोटर बेस है। तो क्या वो तो स्टेट बनने लायक तो है ही नहीं है। आपके कॉलोनी में शायद 3 लाख से ज्यादा लोग रहेंगे, तो वो तो स्टेट बनने का है नहीं है। शेड्यूल 6 वहां लागू करेंगे तो देश की पूरे सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में यहां खेल कौन रहा है? सोनम वांगचुक। और वो इतने हजारों कनाल का जमीन ले लिया सरकार से, वहां एक यूनिवर्सिटी बनाने का उनका एक प्रपोजल था। आज तक वो यूजीसी का रिकॉग्निशन अप्लाई भी नहीं किया है, मतलब ऐसे ही पकड़ के बैठा था। जब सरकार ने उसको वापस ले लिया, वो पर्सनली ले लिया, वो इंसल्ट फील करके भारत सरकार के खिलाफ ये करना शुरू किया। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई भी मुद्दा पकड़ के ले आप सामने ले आओ, वो भड़क जाएंगे। तो सिंपल सीधी सी बात है। और ये 15 दिन से अनशन में बैठा था। उन अनशन में उनके साथ जो बैठे थे, उनमें 2 बुजुर्ग, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उनको हॉस्पिटल लेके गए। इमीडिएटली इमोशंस बढ़ गए। फिर उस शाम कांग्रेस की ऑफिस में बैठक हुई है, फिर कांग्रेस और सोनम वांगचुक दोनों मिलके ये पूरा कांड किया है। जब मैंने गया था इतना पीसफुल था, जैसे मैंने बोला, उधर मैराथन भी चल रहा था और ये बाइकर्स पूरे थे उधर। इतना पीसफुल जगह था। हानले में रात 8-9 बजे के बाद बिजली काट देते हैं सरकार, क्योंकि पूरे देश में आपको कहीं नहीं नजारा दिखेगा जो आपको हानले में मिलेगा। आप बाहर आके बैठ जाएंगे तो आपको होराइजन से लेके ऊपर तक पूरे तारे दिखेंगे आपको, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, इतना परफेक्ट विजन वहां होगा। इतना ब्यूटीफुल अद्भुत स्टेट है, उसको खराब करके भारत से अलग करने का और वहां हमारे खिलाफ एक क्या कहते हैं, पॉइजन करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, और उसका सूत्रधार सोनम वांगचुक है। ये चौथा इडियट है। तीसरा 3 इडियट्स का तो मूवी उसका नाम से निकला है, बट ये 3 छोड़िए, ये चौथा इडियट है, बहुत डेंजरस इडियट है। राइट, या और वो सिचुएशन से पाकिस्तान, हम लोगों के एक्शन से पाकिस्तान और चाइना दोनों को झटका लगा है सोनम वांगचुक पे। थैंक्स अ लॉट सर पूरी चीज बताने के लिए। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।